नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। लेकर आया हूं आज आपके लिए सामान्य विज्ञान के वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो अधिकतर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपके लिए होने वाले हैं बहुत ही फायदेमंद। तो लास्ट तक बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ये रहा आपके लिए पहला प्रश्न। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो आपका सही आंसर होगा सी, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जो की थी वो वैज्ञानिक थे सर जे थॉमसन, और प्रोटॉन की खोज की थी वो वैज्ञानिक थे रदरफोर्ड। ये रहा आपके लिए अगला प्रश्न। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका सही आंसर होगा डी, क्लोरोएसिटोफिनोन। ये अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? तो हम आपको बता दें कि विद्युत गैस में नियोन गैस भरी जाती है। ये आवर्त सारणी में 10वें नंबर पर आने वाला तत्व है और इसका जो प्रतीक होता है वो Ne होता है। ये है आपके लिए अगला प्रश्न। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? बर्फ मीन्स आइस। आइस से हमें पानी नहीं समझना है, बल्कि शुष्क बर्फ जो होता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ कहते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ए। ये है हमारा अगला प्रश्न। दावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो बता दें हम आपको कि दावन सोडा जो होता है यानी धोने का सोडा, उसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, यानी उसका रासायनिक नाम होगा सोडियम कार्बोनेट। तो हमारा सही आंसर होगा बी, सोडियम कार्बोनेट। जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये खाने का सोडा होता है। इसका सूत्र होता है NaHCO3, खाने का सोडा। ये है हमारा अगला प्रश्न। खाने में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये हम सब जानते हैं कि खाने की में आयोडीन की कमी से गलगंड रोग होता है, जिसे हम गेंगा भी कहते हैं। गेंगा या गलगंड या गोइटर। खून की कमी जो होती है वो आयरन की कमी के द्वारा होता है। बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होती है। और रतौंधी रोग जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। मानव शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? तो हम आपको बता दें कि मानव शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र हाइपोथैलेमस में स्थित होता है। अगला प्रश्न। वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? लोहे को जॉइंट करने के लिए जो वेल्डिंग की जाती है उसमें कौन सी गैस काम में ली जाती है? तो हमारा सही आंसर होगा डी, एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस काम में ली जाती है। ये है हमारा अगला प्रश्न। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में उपस्थित होते हैं? तो हम जानते हैं कि परमाणु जो होता है उसके अंदर बीच में नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इसके बाहर जो कक्षाएं होती है वर्ताकार कक्षा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उस पर ऋणावेश होता है जबकि प्रोटॉन पर धनावेश होता है। हम ये भी जानते हैं कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है, यानी उस पर धन और ऋण दोनों की संख्या बराबर होती है। यानी परमाणु के अंदर प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या ये आपस में समान होती है। तो हमारा सही आंसर होगा बी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, यानी किण्वन किसके द्वारा होता है? तो हमारा सही आंसर होगा बैक्टीरिया जो होता है उसके द्वारा होता है, और बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की भांति कार्य करती है? हम जानते हैं कि अंतःस्रावी का मतलब होता है कि ऐसी ग्रंथि जो अपने स्त्रावण यानी हार्मोन्स को
सीधे ही रुधिर में प्रवाहित कर देती है और रुधिर के द्वारा वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। और बहिस्रावी ग्रंथि जो होती है वो अपने स्रावण को एक नलिका के माध्यम से गंतव्य स्थान पर पहुंचाती है, वो बहिस्रावी ग्रंथि होती है। तो ऐसी ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों की भांति कार्य करती है वो है अग्नाशय ग्रंथि। तो हमारा आंसर होगा डी, अग्नाशय ग्रंथि। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हम सब जानते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। तो हमारा सही आंसर होगा बी, यकृत यानी लीवर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? तो पहला है ऑक्सीजन, ये केवल मात्र एक तत्व O से मिलकर बना होता है, O2। ओजोन, ये भी एकमात्र ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अमोनिया, ये दो तत्वों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजन, ये केवल एक तत्व नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि अमोनिया दो तत्वों से मिलकर बना होता है, इसलिए यह एक यौगिक है। तो हमारा सही आंसर होगा सी, अमोनिया। ये रहा अपना अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पहला है इंसुलिन, ये एक मानव हार्मोन है और अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। थायरोक्सिन, ये भी मानव हार्मोन है और ये थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। एस्ट्रोजन, ये भी मानव हार्मोन है, ये मादा के अंदर मादा जनन तंत्र के द्वारा स्रावित होता है। और चौथा है साइटोकाइनिन, ये एक पादप हार्मोन है। तो हमारा सही आंसर होगा डी, साइटोकाइनिन। ये है अपना अगला प्रश्न, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? हम जानते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क होता है, नर्वस सिस्टम होता है, उसमें कई सारी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। और इसका अग्रभाग होता है उसको एक्सोन और पीछे वाले भाग को डेंड्राइट्स कहते हैं। एक न्यूरॉन का डेंड्राइट और दूसरे जो न्यूरॉन होता है उसका एक्सोन होता है, उसके बीच में जो गैप होता है, खाली स्थान होता है, उसको हम कहते हैं सिनेप्स। तो हमारा सही आंसर है बी, सिनेप्स। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, संकटकालीन परिस्थितियों में मनुष्य को लड़ने और पलायन के लिए प्रेरित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो हमारा सही आंसर होगा ए, अधिवृक्क ग्रंथि। इसे हम एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं और इसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है उसे हम एड्रिनलिन हार्मोन कहते हैं, जो संकटकालीन स्थितियों में हमारी रक्षा करता है, हमें मोटिवेट करता है, हमें प्रेरित करता है। और इसे हम करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? तो यहाँ हम कंफ्यूज होते हैं कि ये लेमार्क है या डार्विन है। तो हम आपको बता दें कि हमें याद रखने के लिए ट्रिक याद रखनी है, वैसे वह, यानी हमारा सही आंसर होगा सी, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था, जबकि लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। उपार्जित लक्षणों की वंशागति। इसके अलावा मेंडल ने आनुवंशिकी का सिद्धांत दिया, आनुवंशिकी से संबंधित प्रयोग किए। और वाटसन एंड क्रिक, इसने डीएनए का मॉडल बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो बता दें आपको कि श्वेत क्रांति जो है यानी सफ़ेद यानी दुग्ध उत्पादन से, ये क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, जबकि कृषि उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है वो है हरित क्रांति। ये है हमारा अगला प्रश्न, चुनाव में अंगुली पर लगाई जाने वाली स्याही है? तो हमारा सही आंसर होगा सिल्वर नाइट्रेट, जिसे हम लूनर कास्टिक भी कहते हैं, लूनर कास्टिक। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर कंपटीशन की एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा सिल्वर नाइट्रेट। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, मलेरिया रोग निम्न में से होता है? तो हमारा सही आंसर होगा सी, प्रोटोजोआ द्वारा। हम जानते हैं कि मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है और मादा एनोफिलीज मच्छर जो होती है प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम
को एक स्थान से दूसरे स्थान पे यानी एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के अंदर ले जाने का कार्य करता है। तो मादा इनोफ्लीज मच्छर मलेरिया रोग का वाहक होता है, जबकि ये किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा, प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? तो बता दें आपको कि मार्स गैस के नाम से जाना जाता है मेथेन को। तो हमारा सही आंसर होगा ए, मेथेन। ये रहा हमारा अगला प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि यह वायु और प्रकाश से क्रिया करके एक विषैला पदार्थ बनाता है। उस विषैले पदार्थ का नाम है, तो हमारा सही आंसर होगा सी, फॉस्जिन। फॉस्जिन जो है बहुत ही विषैला पदार्थ है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, अम्लराज है। हम जानते हैं कि अम्लराज एक ऐसा विलयन होता है जिसके अंदर प्रत्येक धातु विलय हो जाती है, प्रत्येक धातु घुल जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ अम्लराज जो होता है वो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक निश्चित अनुपात में मिश्रण होता है। यहाँ अनुपात पूछा जाता है तो याद रखने के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, तो इसको 3 HCl को 3 से गुणा कर देंगे और इस HNO3 को 1 से गुणा कर देंगे, यानी यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। 1 गुणा 3 बराबर 3 और इधर भी 3 गुणा 1 बराबर 3। तो याद रखने के हिसाब से कि 3 भाग तो HCl और 1 भाग HNO3, तो हमारा सही आंसर होगा बी, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को हम अम्लराज कहते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, बारी जल एक प्रकार का है। तो हमारा सही आंसर होगा बारी जल एक प्रकार का शीतलक है जो परमाणु पट्टियों के अंदर शीतलता के लिए काम में आता है, और इसका सूत्र होता है बारी जल का D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, मनुष्य के रक्त का pH होता है। तो हम आपको बता दें कि pH जो होता है वो अम्लता और क्षारकता मापने की इकाई होती है। pH का मान 0 से 14 तक होता है, 0 से 6.9 तक अम्ल होता है और 7.1 से 14 तक क्षार होता है। तो बता दें आपको कि 7 जो होता है pH वो उदासीन विलयन होता है, उदासीन, और 7 से ऊपर, याद रखने के हिसाब से ऊपर यानी क्षार। pH का मान 7 से ऊपर होता है तो क्षार होता है और 7 से नीचे होता है तो अम्ल होता है। यहाँ मनुष्य के रक्त का pH पूछा गया है तो हमारा सही आंसर होगा सी, 7.4, यानी ये हल्का सा क्षारीय होता है। मनुष्य के रक्त हल्का सा क्षारीय होता है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म किससे संबंधित बीमारी है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये रोग है संबंधित आँख से। एस्टिग्मेटिज्म या अबिंदुकता जो रोग होता है उसमें आँख के जो सामने की कॉर्निया होती है उसकी गोलाई में अनियमितता आ जाती है, तो ये आँख से संबंधित बीमारी है। हम आपको बता दें कि आँख से संबंधित और भी बीमारियाँ होती है, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और दृष्टि वैषम्यता, दृष्टि वैषम्यता। हम आपको बता दें कि आँख से संबंधित और भी बीमारियाँ होती है, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और दृष्टि वैषम्यता, दृष्टि वैषम्यता। निकट दृष्टि दोष होता है, नाम से स्पष्ट है,
निकट की दृष्टि में दोष हो जाता है, लेकिन ये गलत होता है। इसका अपवाद है। निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट की वस्तु तो सही दिखाई देती है जबकि दूर की वस्तु सही नहीं दिखाई देती है। दूरदृष्टि दोष, दूर की वस्तु तो सही दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु सही नहीं दिखाई देती है। जरा यानी बुढ़ापा, बुढ़ापे में न तो पास की वस्तु सही दिखाई देती है और न ही दूर की वस्तु सही दिखाई देती है। दृष्टि विषम्यता, इसमें आँख की कॉर्निया जो होती है इसमें अनियमितता आ जाती है। इसे हम एस्टिग्मेटिज्म भी कहते हैं, अबिंदुकता भी कहते हैं। अब है इनके निवारण। हम जानते हैं कि लेंस दो प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। याद रखने के हिसाब से निकट में 3 अक्षर आ रहे हैं और दूर में 2 अक्षर हैं। उसी प्रकार अवतल में 4 अक्षर है और उत्तल में 4 अक्षर है। तो जो ज़्यादा अक्षर वाला शब्द है, ज़्यादा अक्षर वाला रोग है, उसमें ज़्यादा अक्षर वाला लेंस काम में आएगा। यानी निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस काम आएगा और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस काम आएगा। अब है जरा दृष्टि दोष। इसमें दोनों ही प्रकार के, न तो पास की सही दिखाई देती है न दूर की सही दिखाई देती है, तो दोनों ही प्रकार के लेंस काम आते हैं जिसे हम द्विफोक्सी लेंस कहते हैं। तो जरा दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए हम द्विफोक्सी लेंस लगाते हैं। इसके बाद है दृष्टि विषम्यता। इसके निवारण के लिए हम बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, बेलनाकार। अब है इंग्लिश वर्ड। निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया कहते हैं। मायोपिया यानी मेरा पिया, तो वो निकट है। और दूर दृष्टि दोष यानी दूर जो होता है वो हाइपर, तो हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। जरा यानी बुढ़ापा, बुढ़ापा का मतलब होता है जैसे बूढ़े जो होते हैं वो दादा दादी होते हैं, जिसे अपनी ग्रामीण भाषा में बाई बाऊजी कहते हैं। तो बाई यानी प्रेस बायोपिया, बाई का पिया। जरा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया। दृष्टि विषम्यता एस्टिग्मेटिज्म। अब है अगला प्रश्न। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। वृक्क यानी किडनी, किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं। जबकि न्यूरॉन अभी पहले आया था, तंत्रिका कोशिका होती है। ये तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो वृक्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है नेफ्रॉन, जिसे हम वृक्काणु भी कहते हैं। तो हमारा सही आंसर है बी, नेफ्रॉन। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा घटक उत्तरदायी होता है। हम जानते हैं कि रक्त जो होता है, ब्लड, खून, उसके मुख्य जो भाग होते हैं, मुख्य घटक होते हैं, वो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रुधिर बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो रक्त का स्कंदन जो होता है वो प्लेटलेट्स के द्वारा होता है, रुधिर बिंबाणु की सहायता से। तो हमारा सही आंसर होगा डी, प्लेटलेट्स। जबकि आरबीसी का कार्य होता है शरीर के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन करना, जबकि डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है शरीर में बाहर से कोई भी रोगाणु या जीवाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो उसको चारों तरफ से घेर कर उसको मारने का कार्य करती है। तो आरबीसी का कार्य हो गया ऑक्सीजन का परिवहन, डब्ल्यूबीसी का कार्य हो गया रोगाणु से रक्षा, और प्लेटलेट्स का कार्य हो गया रुधिर का थक्का बनाना यानी रक्त स्कंदन। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। निम्न में से मादा हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन ये एक नर हार्मोन है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दो मादा हार्मोन हैं। तो हमारा सही आंसर होगा बी, एस्ट्रोजन। जबकि एंड्रोजन जो होता है ये नर हार्मोन होता है। वृद्धि हार्मोन एक पादप हार्मोन होता है। यह है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो हम आपको बता दें विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। तो हमारा सही आंसर होगा सी, एस्कॉर्बिक एसिड। राइबोफ्लेविन जो होता है वो विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। फास्फोरस को हमेशा पानी में ही रखा जाता है, क्यों। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ है, उसमें भी शायद फास्फोरस को काम में लिया गया है। इसका कारण है फास्फोरस को पानी से बाहर निकालते ही क्या होता है कि इसके द्वारा जहरीला धुआं निकलता है। तो हमारा सही आंसर है कि फास्फोरस को पानी में नहीं रखने पर इसके द्वारा जहरीला धुआं निकलता है।
ये रहा हमारा अगला प्रश्न, परमाणु बम बनाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो बता दें आपको कि परमाणु बम बनाने के लिए नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है, जबकि सूर्य के लिए जो ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। नाभिकीय संलयन में छोटे छोटे परमाणु जुड़कर बड़े परमाणु बनाते हैं और ऊर्जा निकलती है, जबकि नाभिकीय विखंडन में बड़े परमाणु टूटकर दो छोटे छोटे परमाणु में टूट जाते हैं। इसके साथ ही बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा बाहर निकालते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, पादप कोशिका की पहचान है। इसका अर्थ है कि ऐसी कौन सी संरचना है जो पादप कोशिका में पाई जाती है जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो हमारा सही आंसर होगा कोशिका भित्ति और रिक्तिका। ये दोनों ही जो कोशिकांग हैं ये पादप कोशिका में पाए जाते हैं जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा बी। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य जिम्मेदार गैस कौन सी है? ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और डी अमोनिया। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव जो है जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, तो उसके लिए मुख्य जिम्मेदार गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो हमारा सही आंसर है ए कार्बन मोनोऑक्साइड। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो जंग लगने पर लोहे का भार पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तो हमारा सही आंसर है सी, पहले घटता है फिर बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का भार पहले घटता है और फिर बढ़ता है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, विद्युत धारा की इकाई है। तो हम आपको बता दें विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। तो हमारा सही आंसर होगा बी एम्पियर। जबकि बता दें आपको कि कूलाम जो है वो विद्युत आवेश की इकाई है, जबकि वोल्ट जो है विभव और विभवांतर की इकाई है, वाट जो है विद्युत शक्ति की इकाई है। तो हमारा सही आंसर होगा बी एम्पियर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया था निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया, इसका निवारण करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा बी, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि दोष के लिए किया जाता है, अर्थात कम अक्षरों वाले दोष के लिए कम अक्षर वाला लेंस और अधिक अक्षरों वाले लेंस के लिए अधिक अक्षर वाला लेंस। ये हम ट्रिक के द्वारा याद रखेंगे। रहा हमारा अगला प्रश्न, रेशम कीट पालन है। तो हमारा सही आंसर है रेशम कीट पालन को हम सेरीकल्चर कहते हैं। तो बी वाला आंसर हमारा सही होगा, सेरीकल्चर। आपको बता दें कि एपीकल्चर यानी मधुमक्खियों का पालन जो किया जाता है उस मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर कहते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से सार्वत्रिक ग्राही कौन सा रक्त समूह होता है? तो सार्वत्रिक दाता और सार्वत्रिक ग्राही। दाता में हम आपको ट्रिक बताते हैं कि जैसे राजपूतों में दाता को आवाज़ लगाते हैं तो कैसे आवाज़ लगाते हैं, ओ दाता। तो सार्वत्रिक दाता जो है वो ओ समूह होता है, जबकि ग्राही जो होता है सार्वत्रिक ग्राही वो ए बी रक्त समूह होता है। तो हमारा सही आंसर होगा सी, रक्त समूह ए बी, ये सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह होता है, जबकि सार्वत्रिक दाता जो रक्त समूह होता है वो होता है ओ समूह है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से लाफिंग गैस कौन सी है यानी हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो हमारा सही आंसर होगा डी, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो होती है N2O, इसको हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, एपीकल्चर किससे संबंधित है? अभी थोड़ी देर पहले आया था। एपीकल्चर जो होता है वो मधुमक्खी से संबंधित होता है। मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर कहते हैं, जबकि रेशम कीट पालन को हम सेरीकल्चर कहते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, घरों में विद्युत धारा अधिकतर जोड़ी जाती है। तो हमारा सही आंसर होगा घरों में विद्युत धारा को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो सही आंसर है ए, समांतर क्रम में। आपको बता दें कि हमारे भारत में जो घरों के अंदर विद्युत धारा आती है वो 50 हर्ट्ज की आवृत्ति की आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आवृत्ति क्या होती है जो हमारे घरों में आती है? 50 हर्ट्ज। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर किसके बराबर होता है?
हॉर्स पावर जो है वो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। इसकी छोटी इकाई जो है वो वाट के रूप में होती है। तो एक हॉर्स पावर बराबर कितने वाट होते हैं? तो हम आपको बता दें, एक हॉर्स पावर बराबर होते हैं 745.7 वाट, यानी राउंड ऑफ में एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्यूज तार किससे बना होता है? फ्यूज तार ये बना होता है सीसा और टिन से। फ्यूज तार की एक विशेषता होती है कि ये तार अल्प गलनांक और अल्प प्रतिरोध का होता है। अल्प गलनांक और अल्प प्रतिरोध यानी कम प्रतिरोध का होता है। और ये कौन सी धातु से बना होता है? सीसा और टिन, Sb और Sn। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? हम सभी जानते हैं कि निमोनिया जो होता है वो फेफड़ों पर असर डालता है। तो हमारा सही आंसर होगा सी, फेफड़ों को, यानी लंग्स को इफेक्ट करता है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हर्ट्ज मात्रक है, हर्ट्ज को हम Hz से लिखते हैं, ये किसका मात्रक होता है? तो हमारा सही आंसर होगा सी, आवृत्ति का। हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का। जबकि आयाम का मात्रक सेकंड होता है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बर्फ़ का पानी की सतह पर तैरने का कारण है। बर्फ़ पानी की सतह पर तैरता है, क्यों तैरता है? क्योंकि बर्फ़ का घनत्व जो होता है वो पानी की अपेक्षा कम होता है, इसलिए वो बर्फ़ पानी के ऊपर तैरता है। तो हमारा सही आंसर होगा ए। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। डेसिबल इकाई का उपयोग करते हैं। हम जानते हैं कि डेसिबल जो होती है वो ध्वनि की तीव्रता बताने की इकाई है। तो हमारा सही आंसर होगा ए, ध्वनि की तीव्रता ज्ञात करने के लिए डेसिबल। डेसिबल को हम डीबी से लिखते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। हम जानते हैं कि जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हमारा सही आंसर होगा सी, आधी। इसको इस प्रकार भी पूछ सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की होती है। तो फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? डबल होती है, दुगुनी। तो फोकस दूरी को हम एफ से लिखते हैं, जबकि वक्रता त्रिज्या को हम 2f से भी लिखते हैं और सी से भी लिखते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। टंगस्टन का प्रतीक है। हम जानते हैं कि धरातल पर जो भी तत्व पाए जाते हैं उन तत्वों को संकेताक्षर के द्वारा लिखा जाता है। उन संकेताक्षर को हम प्रतीक कहते हैं। तो टंगस्टन को जो लिखा जाता है वो डब्ल्यू के द्वारा लिखा जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा सी, डब्ल्यू। डब्ल्यू मीन्स टंगस्टन और वी मतलब वेलेडियम। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इटाई इटाई रोग होता है। इटाई इटाई रोग किसके द्वारा होता है? तो हमारा सही आंसर होगा बी, कैडमियम कणों के द्वारा। इटाई इटाई रोग होता है कैडमियम कणों के द्वारा। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। मानव मूत्र में जल की मात्रा होती है। तो हमारा सही आंसर होगा मानव मूत्र में जल की मात्रा 95% होती है। सी हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।